हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो सभी साथी पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए। रोज रात 9 बजे अपने होमगार्ड स्पेशल ये जीके की क्लास होती है, जिसमें 100 क्वेश्चंस के माध्यम से कैसा पेपर आएगा वो आपको एक पूरी की पूरी फिल्म दिखाने की मैं कोशिश करता हूं। जैसे जैसे आपके टॉपिक हैं, हर टॉपिक को जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड वैल्यू देता है जब भी कोई पेपर कराता है, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो एसआई और कांस्टेबल के बिल्कुल सेम सिलेबस जैसा है, बल्कि आपके में 3-4 टॉपिक और एक्स्ट्रा ऐड हुए। तो उसी आधार पर जिस प्रकार से यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड अलग अलग एग्जाम में जीके की वैल्यू रखता है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस, उसी प्रकार से 100 क्वेश्चन का टेस्ट मैं आपको देता हूं। साथ ही थ्योरी शुरू हो रही है 1 दिसंबर से अंतिम प्रयास बैच से। जो भी साथी अभी अंतिम प्रयास एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर नहीं जुड़े हैं, वो 30 तारीख तक जुड़ जाओ, तब तक भी लेट हो जाओगे, क्योंकि कम से कम एक एक दो दो चैप्टर अपने आप से स्वयं से जब तक नहीं करोगे बेस कैसे बनेगा। तो आज भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट है। 1 घंटा लग जाए, 1.5 घंटा लग जाए, या समझाने में 2 घंटे, बहुत बढ़िया एक्सप्लेन करूंगा, आनंद आ जाएगा। तो तैयार हो? एक बार कमेंट लिख के कह दो हाँ बड़े भैया तैयार हैं। तो शुरू करते हैं फिर। चलिए, पहला क्वेश्चन है चिनूक हेलीकॉप्टर का उद्गम। एक ये हेलीकॉप्टर है जिसका नाम है चिनूक। ये 2 हेलीकॉप्टर हैं जो अमेरिका से भारत ने लिए। ये अमेरिका से आयात किए गए, इंपोर्ट किए गए, आयात किए गए, या अमेरिका से खरीदे गए, आप ऐसा कह सकते हैं, डिफेंस के लिए। एक का नाम होता है अपाचे। जो अपाचे हेलीकॉप्टर है, ये साथी याद रखेगा एक प्रकार का ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर, लड़ाकू समझते हो, जो साथी हमला करने के काम आता है, गोलियां चलाता है, बम फेंकता है। और चिनूक जो है ये ढुलाई के काम आता है। ये क्या है? ट्रांसपोर्ट, ये परिवहन के काम आता है, एक जगह से दूसरी जगह चीजों को पहुंचाने के काम आता है। अब ये अनुसंधान और खोज वाले में भी आ जाएगा। आपसे पूछेगा भाई हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? हेलीकॉप्टर का आविष्कारक किसको कहा जाता है? हेलीकॉप्टर का आविष्कारक, हेलीकॉप्टर का आविष्कारक पूछ लेता है, कई बार पूछा गया है। आपसे पूछेगा वायुयान का आविष्कार किसने किया? वायुयान समझते हैं ना, जिसको अंग्रेजी में एरोप्लेन कह देते हैं। एरोप्लेन का आविष्कार किसने किया है? ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही भर भर के पूछे जाते हैं, तो इसी में आपसे मैं पूछ रहा हूं कि भाई वायुयान का आविष्कार किसने किया है। एक एक चीज को नोट कर लोगे, आपके लिए और ज्यादा फायदा होगा। वायुयान का आविष्कारक सन 1903 की बात है, दिसंबर 1903। कब की बात है भैया? दिसंबर 1903। अमेरिका के 2 बंधु थे, 2 भाई थे, जिनका नाम था ऑरविल राइट, ऑरविल, और दूसरे का नाम था विल्बर, विल्बर राइट। तो ये दोनों बंधु थे जिनको राइट बंधु भी कहा जाता है। राइट इनका सरनेम है, ऑरविल और विल्बर राइट। तो दिसंबर 1903 में अमेरिका में, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा बच्चा। बोलना तो चलिए साथियों, सभी लोग पेन कॉपी लेकर बैठना। दिसंबर 1903 में अमेरिका के ऑरविल और विल्बर राइट बंधुओं ने एरोप्लेन का आविष्कार किया, जबकि हेलीकॉप्टर का आविष्कार 1939 में अमेरिका में ही हुआ। इनका नाम था आइगर सिकोर्स्की। इनका नाम क्या था भैया? आइगर सिकोर्स्की एक व्यक्ति थे, आइगर सिकोर्स्की। इन्होंने हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? 1939 में अमेरिका में आइगोर सिकोर्स्की ने। जबकि एरोप्लेन का आविष्कार किसने किया है? दिसंबर 1903 में ऑरविल और विल्बर राइट बंधुओं ने। तो चिनूक और अपाचे ये दोनों कहां से? ये अमेरिका के हेलीकॉप्टर है। पहले का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 2, किस शहर ने अक्टूबर 2025 में 43वें आसियान शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? देखिए 2025 में आसियान एक अंतरराष्ट्रीय प्रकार की संस्था कह सकते हो,
या अंतरराष्ट्रीय प्रकार का ग्रुप कह सकते हो, जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से मिलकर बना है। 2025 में 2 समिट हुए इसके, 2 समिट, पहला और दूसरा। पहला जिसे आप साथी 46वां कहेंगे और दूसरा जिसे आप 47वां कहेंगे। तो 46 और 47वीं दोनों के दोनों ही मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में, कहां पर भैया? मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर शहर में आयोजित किए गए। दोनों ही मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, क्योंकि समिट आपके टॉपिक भी है अलग से। यह मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, जबकि मलेशिया की राजधानी क्या हो जाती है? कुआलालंपुर। और मलेशिया की मुद्रा क्या हो जाती है? तो कहोगे सर मलेशिया की मुद्रा हो जाती है रिंगिट। मलेशिया की मुद्रा क्या हो जाती है? रिंगिट। आपका बिल्कुल सही है। तो 2025 में आसियान के 46वें और 47वें दोनों शिखर सम्मेलन मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आयोजित किए गए। मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। इसकी मुद्रा क्या है? कहोगे सर रिंगिट। अब आसियान की बात करें, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसकी फुल फॉर्म क्या है भैया? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसका गठन कब हुआ है? तो मार्च 1967 में यह संस्था बनी। कब बनी? मार्च 1967 में। इसका चार्टर कब साइन हुआ है? चार्टर 2008 में साइन हुआ है। इसका हेडक्वार्टर या सचिवालय कहां पर है? तो याद रखिएगा इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है। इसके सदस्य देश कितने हैं? इसके 11 सदस्य देश हैं। इसके 11 देश सदस्य हैं। जो 11वां सदस्य देश है वो अभी 2025 अक्टूबर में बनाए। इसका नाम है तिमोर या तिमोर लेस्ते भी कह देते हैं। इसकी राजधानी हो जाती है दिल्ली, जबकि अमेरिकी डॉलर या सेंटावो इसकी मुद्रा हो जाती है। सेंटावो क्या हो जाती है? कहोगे सर मुद्रा। तो ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी लिखते चलना। 11वां सदस्य देश कौन सा बना है आसियान का? तो आप कहोगे सर तिमोर लेस्ते, जिसकी राजधानी क्या हो जाती है? दिल्ली, जबकि इसकी मुद्रा क्या आ जाती है? मुद्रा आ जाती है सेंटावो। आपसे पूछेगा सेंटावो किस देश की मुद्रा है? तो 11 सदस्य देश है। इसका 1967 में गठन हुआ, 2008 में चार्टर, हेडक्वार्टर सचिवालय जकार्ता। भारत और आसियान, जब भी आसियान की बैठक होती है तो 2002 से याद रखिएगा भारत का भी इसके साथ सम्मेलन होता है, पहला 2002 में और अभी 2025 में मोदी जी ने ऑनलाइन भाग लिया है 22वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन में। तो दूसरे का उत्तर क्या गया? सी आपका बिल्कुल सही है, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में। पूछा है भूकंप आने का मुख्य कारण क्या है? भूकंप आने का मुख्य कारण, तो देखिए जो भूकंप आते हैं असल में क्या है कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी की जो सतह है, जो पृथ्वी की क्रस्ट कहते हैं, जिसको भूपर्पटी कहते हैं, पृथ्वी की सतह, ये साथी कुछ विश्व की जितनी भी सतह, महासागर, सागर या जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, ये प्लेट पर टिके हुए हैं। किस पर टिके हुए हैं? कुछ बड़ी बड़ी प्लेट पर टिके हुए हैं। और ये जो प्लेट होती हैं इनमें गति रहती है, ये गतिमान रहती हैं। मतलब ये ऐसा नहीं कि एक जगह टिकी हुई है, ये गतिमान रहती है। इसकी 3 प्रकार की गति होती है, जिसमें एक तो अभिसारी कह देते हैं, जिसमें साथी एक साथ आती है कन्वर्जेंट, जिसमें आप ये कह सकते हो कि ये एक दूसरे की तरफ जाती है। दूसरी हो जाती है डाइवर्जेंट, जिनको अपसारी कह देते हैं, अपसारी प्लेट, डाइवर्जेंट प्लेट। डाइवर्जेंट में क्या होती है भैया? एक दूसरे से दूर जाती है। और तीसरी होती है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म करके जो है इसमें ये एक दूसरे से स्पर्श करके गुजरती हैं। तो जब भी ये प्लेट एक दूसरे के पास आती है, टकराती हैं, साथ में रगड़ खा के गुजरती हैं, तो उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। उसी ऊर्जा से पृथ्वी कांपने लगती है और पृथ्वी के कांपने को ही हम लोग भूकंप कह देते हैं। ट्रेमलिंग ऑफ अर्थ, पृथ्वी के कांपने को। तो पृथ्वी की जो टेक्टोनिक प्लेट होती हैं इनमें आपस में टकराने से भूकंप उत्पन्न होता है। जिस जगह से भूकंप पृथ्वी के नीचे वो स्थान, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पृथ्वी के नीचे वो स्थान जहां से भूकंप उत्पन्न हुआ है उसको साथी हाइपोसेंटर भी कह देते हैं या उसको फोकस भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? फोकस या हाइपोसेंटर। और ये पृथ्वी के नीचे होता है।
और बिल्कुल पृथ्वी के नीचे से 90 डिग्री कोण पर ऊपर पृथ्वी की सतह पर जो स्थान होता है इसको एपी सेंटर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एपी सेंटर कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा एपी सेंटर कहां पर स्थित है? वो एपी सेंटर कहां पर स्थित है? सबके सब उत्तर बताइए। एपी सेंटर कहां पर स्थित है? याद रखिएगा जो एपी सेंटर है वो पृथ्वी की सतह के ऊपर, जबकि फोकस कहां पर होता है? पृथ्वी की सतह के नीचे। ये जो प्लेट की बात हो रही है इसमें साथ याद रखिएगा WG मॉर्गन करके व्यक्ति थे जिन्होंने इस सिद्धांत के बारे में बताया, और अल्फ्रेड वेगनार करके व्यक्ति थे। कौन? अल्फ्रेड वेगनार, जिन्होंने साथी जो ये जितने भी आपके महाद्वीप होते हैं, जिन्होंने महाद्वीप विस्थापन का सिद्धांत दिया था। महाद्वीप विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड वेगनार ने। जबकि WG मॉर्गन ने यह प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दी थी। दुनिया में लगभग लगभग 7 बड़ी प्लेट हैं। कितनी प्लेट है? 7 बड़ी प्लेट। जब मैं आपको थ्योरी में ये सारी की सारी चीजें प्राकृतिक घटनाएं पढ़ाऊंगा तो भूकंप को बिल्कुल एक एक चीज को अच्छे से डिस्क्राइब करते हुए एक एक चीज की परिभाषा और उसके ऊपर क्वेश्चन जो हमने अपना अंतिम प्रयास बैच एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर निकाला है, जिससे जुड़ने के लास्ट 4 दिन बचे। 26, 27, 28, 29, 30 1 तारीख से लाइव क्लास होंगी। इतना क्लियर कर दूंगा आपके माइंड में कोई दिक्कत या कोई परेशानी या कोई साथी प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। तो जितने भी साथी अभी तक अंतिम प्रयास से नहीं जुड़े, आज और अभी कम से कम एक एक चैप्टर खुद से, क्योंकि हमने जो साथी आपके एप्लीकेशन पर बुक अपलोड कराई है उसमें भूकंप इत्यादि जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं वो भी बहुत ही क्रम से बहुत ही अच्छा कंटेंट है। चलिए, तो सी आपका बिल्कुल सही है। जो सेंटर एपी सेंटर होता है पृथ्वी की सतह के ऊपर होता है, और हाइपो सेंटर या फोकस जो होता है वो केंद्र बिंदु जहां पर वो प्लेट टकराई होती हैं। प्रश्न संख्या 4, हाल ही में आए चक्रवात मोन्था का नाम ये किस देश से लिया है? अभी आप जानते हैं कि जो बंगाल की खाड़ी है उसमें एक चक्रवात आया था जिसने आंध्र प्रदेश और जो अपना ये क्या नाम है इसमें आंध्र प्रदेश और जिससे हम लोग क्या कहते हैं अपना उड़ीसा इत्यादि में बहुत ज्यादा तबाही मचाई। तो पूछा है मोन्था जो चक्रवात है इसका नाम किस देश से? आपको यह भी पूछा है कि ये जो चक्रवात होते हैं जिनको हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन कह देते हैं या जिसको उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कह देते हैं, क्या कह देते हैं? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के अलग अलग जगह नाम होते हैं। जैसे पूछा है विली विली कहां कहते हैं इनको? इन चक्रवातों को विली विली कहां पर कहा जाता है? आपसे पूछेगा टाइफून कहां पर कहा जाता है? टाइफून किस देश में कहा जाता है? आपसे पूछेगा टॉर्नेडो ये कहां पर कहा जाता है? टॉर्नेडो। आपसे साथ में पूछेगा टाइफून टॉर्नेडो कहां पर कहा जाता है? इसी में पूछेगा आपसे साथी चक्रवात कहां पर कहा जाता है? चक्रवात सिंपल साइक्लोन नेम कहां पर होता है? सिंपल इसका नाम चक्रवात या साइक्लोन कहां पर होता है? तो हाल ही में आई चक्रवात मोन्था का नाम यह थाईलैंड से लिया गया है। किससे लिया गया है? चक्रवात मोन्था का नाम यह किस देश से लिया गया है? तो कहोगे सर चक्रवात मोन्था का नाम यह थाईलैंड से लिया गया है। इसी में पूछेगा हरिकेन कहां पर कहते हैं? हरिकेन कहां पर कहते हैं कि भाई हरिकेन आ गया। तो ध्यान दीजिएगा, यदि आप अपने भारतीय उपमहाद्वीप में हैं या हिंद महासागर में कह सकते हैं कि आप हिंद महासागर में भारत या बंगाल की खाड़ी इत्यादि में, तो उसमें जितने भूकंप आते हैं, भूकंप कह रहा हूं चक्रवात आते हैं बंगाल की खाड़ी, तो इनको चक्रवात नाम कहा जाता है। सिंपल क्या कहा जाता है? चक्रवात। जबकि विली विली ऑस्ट्रेलिया में इनको क्या कहते हैं? विली विली कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं? विली विली। टाइफून कहा जाता है चीन, फिलीपींस, चीन हो गया, फिलीपींस हो गया, दक्षिणी चीन सागर या प्रशांत महासागर, जापान इत्यादि में इन तूफानों को टाइफून कहा जाता है। टॉर्नेडो कहा जाता है पश्चिमी अफ्रीका में, पश्चिमी अफ्रीका कह लो, या दक्षिणी अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका में इनको क्या कहा जाता है? इनको साथी टॉर्नेडो कहा जाता है। जबकि हरिकेन जो वेस्ट इंडीज के जितने साथी द्वीप होते हैं इनमें और उत्तरी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में इनको याद रखिएगा हरिकेन इत्यादि कह दिया जाता है। तो पूछा चक्रवात मोन्था का नाम ये थाईलैंड से लिया गया है। चौथे का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है।
आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री ने कब की थी? आत्मनिर्भर भारत अभियान ये साथी 5 पिलर पर टिका था। ये किस पर टिका था? 5 पिलर पर भारत सरकार का आत्मनिर्भर भारत अभियान टिका था, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री जी के द्वारा 12 मई 2020 को की गई थी। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा प्रधानमंत्री जी के द्वारा कब की गई थी? कहोगे सर 12 मई 2020, कोरोना के समय। तो जिस भी साथी ने अभी एग्जामपुर की होमगार्ड की किताब फ्लिपकार्ट से ऑर्डर नहीं की है, तो मैं आप सभी को बताऊं निकलनी शुरू हो गई है और ऑर्डर की संख्या बहुत ज्यादा है। तो आप लोग इसमें देर मत करना, नहीं तो देर करने में और देर। और जो कंटेंट जीके का एग्जामपुर के पास है, आप जब पढ़ोगे किताबों को तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत क्रम से थ्योरी है और उसके बाद में साथी उस पर आधारित क्वेश्चंस है। भारत में स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है? स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 को ये योजना लॉन्च की गई। ये योजना कब लॉन्च की गई थी? 5 अप्रैल 2016 को। इसका उद्देश्य एससी एसटी अथवा महिला उद्यमी जो हैं, एससी एसटी अथवा महिला उद्यमी जब वो अपना कोई नया प्रोजेक्ट या अपना कोई नई किसी प्रकार की कोई उद्योग खोलना चाह रहे हैं, कोई नया प्रोजेक्ट या कोई नया उद्योग स्थापित करना चाह रहे हैं, तो उनको 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का लोन, प्रत्येक बैंक की प्रत्येक ब्रांच को 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन, जिससे कि वो अपने उद्यम, अपनी कंपनी, अपना कोई भी कारोबार स्थापित कर सके। तो एससी एसटी और महिला, एक एससी एसटी क्या होना चाहिए या महिला एंटरप्रेन्योर होना चाहिए। प्रोजेक्ट कैसा होना चाहिए? नया, ऐसा नहीं कि पुराना। जब कोई नया उद्यम खोल रहा है और कितने की मदद? 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की। तो याद रखिएगा, सिलाई मशीन, स्वास्थ्य या महिला सुरक्षा, तो ये महिलाओं से संबंधित योजना है। महिला और एससी एसटी उद्यमियों को ऋण सहायता प्रदान करना। इसको कब लॉन्च किया गया है? 5 अप्रैल 2016। इस योजना का नाम क्या है? स्टैंड अप इंडिया। प्रश्न संख्या 7, पौष अधिनियम किस तिथि को लागू हुआ? यह भी महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। जो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न होता है, ऑफिस इत्यादि में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए, महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के उद्देश्य से, रोकने हेतु यह पौष एक्ट आया है, जो कि 9 दिसंबर 2013 से लागू हुआ है। महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने के लिए, जो महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार होता है कार्यस्थल, ऑफिस इत्यादि में, उसको रोकने के लिए 9 दिसंबर 2013 को यह पौष एक्ट आया था। पूछे मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना यह साथी किस उद्देश्य से शुरू की गई थी? उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, ये बातें 16 फरवरी 2021 की। कब की भैया? 16 फरवरी 2021 वसंत पंचमी के मौके पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में जो गरीब युवा हैं, वो भी साथी जो कंपटीशन होता है यूपीएससी, पीसीएस, जेई, नीट, एसएससी आदि एग्जाम की तैयारी कर सके, तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के मकसद से सरकारी खर्चे पर निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना ये कब लॉन्च की गई थी? समाज कल्याण विभाग के द्वारा 16 फरवरी 2021। नंद बाबा दुग्ध मिशन ये कब शुरू किया गया था? अब ये योजना आपको देखने में ऐसी लग रही है कि मैंने क्वेश्चन में वन लाइनर में बता दी। जब साथी इसकी थ्योरी हम लोग एप्लीकेशन पे पढ़ेंगे, तो थ्योरी में इस योजना के बारे में किस विभाग की है, इस योजना के लिए कौन कौन लाभार्थी के लिए पात्रता क्या है, अभी तक ये कैसी चल रही है, ये सारी की सारी चीजें आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से क्रम से कंटेंट होगा। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आप क्वेश्चन के चक्कर में आप भटक जाएंगे। एक बार 60,244 से पूछ लो जीके कहां का सबसे ज्यादा फंसा, आपको सीधा सीधा आ जाएगा। अरे रोहित मेरे भाई, ये सब टॉपिक होंगे, परेशान मत हो। अभी कम से कम 7-8 जो हुए उन्हें अच्छे से कर ले, तो थोड़ी सी फोकस कीजिएगा, क्योंकि याद रखना सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ने सफलो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार
नहीं होती। सबके सब खींच कर लेकर चलना। बेटा चेतना पढ़ लो, आपस में बातचीत मत कीजिए। चलिए, नंद बाबा दुग्ध मिशन ये 6 जून 2023 को शुरू किया गया उत्तर प्रदेश के दुग्ध विकास विभाग के द्वारा। 6 जून 2023 को, अच्छे से याद रखेगा, 6 जून 2023 को नंद बाबा दुग्ध मिशन शुरू किया गया। आपसे पूछेगा राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? आपसे पूछेगा अंतरराष्ट्रीय दुग्ध दिवस। अब ये जो नंद बाबा दुग्ध मिशन है, इसके अंदर 4-5 और छोटी छोटी योजनाएं, कम से कम 4-5, जैसे जो अपनी देसी नस्लें होती है गाय भैंस की, उनके संवर्धन के लिए अलग अलग प्रकार की छोटी छोटी। तो ये एक बड़ा मिशन है जिसके अंदर कई कई छोटी छोटी योजनाएं। तो किस योजना को इस बार के बजट में कितना पैसा मिला, कहां, ये सब क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस आज संविधान दिवस के दिन ही मनाया जाता है, 26 नवंबर को। 26 नवंबर वर्गीज कुरियन जी का बर्थडे। जबकि अंतरराष्ट्रीय दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। ऑपरेशन फ्लड कह लेते हैं या श्वेत क्रांति कह लेते हैं, 1970 से शुरू हुई थी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा यह दुग्ध के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए थी। इसमें पूछा है साथी, इसमें क्वेश्चन अधूरा रह गया, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत अधिकतम लोन राशि कितनी है? वो भी याद रखिएगा भैया। जो आपसे पूछा है वस्तु वाले मामले में, अगर कोई उद्योग लगा रहा है, गुड्स के मामले में कोई अपना उद्यम लगा रहा है, तो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत अधिकतम लोन राशि कितनी है? 15 सितंबर 2018 को यह योजना लॉन्च की गई थी। कब? 15 सितंबर 2018 को, जिसका नाम था मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। एक देखिए एम युवा स्कीम है, यह 2024 में लॉन्च की गई है। इसमें 5 लाख तक का लोन है, 5 लाख तक का, समझे। इसमें है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। इसकी फुल फॉर्म क्या है? मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। तो इसका है विकास अभियान नाम से, ये अलग स्कीम है। और ये जो स्कीम है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, इसमें 10th पास होना चाहिए, आवेदक 21 से 40 वर्ष का, उत्तर प्रदेश का निवासी। तो इसमें जो गुड्स या सामान के मामले में अधिकतम लोन 25 लाख रुपए का, और जो इसमें सेवा के क्षेत्र में अधिकतम लोन मिलता है वो 10 लाख रुपए का। तो याद रखिएगा, डी आपका बिल्कुल सही है। अधिकतम राशि कितनी है इसमें? 25 लाख सामान के मामले में, यह आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग कोसम इनाम गांव को किस जिले में प्रमुख बौद्ध पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित कर रहा है? कोसम इनाम गांव ये बौद्ध पर्यटन केंद्र के रूप में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करंट से भी जुड़ा हुआ है, ध्यान देना। साथी ये वत्स महाजनपद की राजधानी रही है। वत्स महाजनपद था जब 16 महाजनपद हुआ करते थे। वत्स महाजनपद की राजधानी रही है, वत्स महाजनपद की राजधानी रही है। यहीं पर घोषित राम मोनेस्ट्री या घोषित राम मठ अगर पूछेगा कहां पर स्थित है तो तुरंत उत्तर दे देंगे। घोषित राम मठ भी यहीं पर है। और ये केवल बौद्ध ही नहीं, ये जैन धर्म के 6वें तीर्थंकर, जैन धर्म के 6वें तीर्थंकर के लिए भी जाना जाता है। ये घोषित राम मठ यहीं पर, याद रखेगा भैया। कुकुट मठ भी यहीं पर पाया जाता है। कुकुट मठ भी कहां पर है? यहीं पर है। एक और बात बहुत अच्छे से याद रखेगा, वत्स महाजनपद की राजधानी, यहां का एक राजा हुआ जिसका नाम है उदाइन। उदाइन यहीं का राजा था जिसके ऊपर स्वप्नवास दत्ता नामक किताब लिखी है। स्वप्नवास दत्ता, भास कवि ने संस्कृत भाषा में स्वप्नवास दत्ता की रचना की है, जो किसके ऊपर है? तो कहोगे सर वत्स महाजनपद की राजधानी कौशांबी के राजा उदाइन के ऊपर। तो कौशांबी जनपद है जहां पर यह कोसम इनाम गांव है, जिसको बौद्ध पर्यटन केंद्र के रूप में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग विकसित कर रहा है। ये जो कौशांबी है वत्स महाजनपद की राजधानी रही है। यहां पर कुछ प्रसिद्ध जगह हैं, घोषित राम मठ, कुकुट मठ। उदयन यहीं का राजा रहा है। आपसे पूछेगा कि जो स्वप्नवास दत्ता है वो किस राजा से संबंधित है? उदयन। इसके लेखक कौन है, रचयिता कौन है? तो भास। 11 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है।
उत्तर प्रदेश के किस शहर को यूनेस्को के द्वारा क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में गैस्ट्रोनोमी का शहर के रूप में आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है? गैस्ट्रोनोमी का मतलब होता है पाक कला। पाक कला का मतलब हो जाता है जो व्यंजन बनाने की कला होती है। किसकी कला होती है? व्यंजन बनाने की कला, जो अलग अलग प्रकार के खान पान की कला। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां पर औषधि अनुसंधान संस्थान भी है, बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, गन्ना अनुसंधान संस्थान भी यहीं पर है। गन्ना अनुसंधान संस्थान, विश्व विज्ञान संस्थान भी कहां पर स्थित है? होगे सर, लखनऊ में स्थित है। तो लखनऊ को यूनेस्को द्वारा गैस्ट्रोनोमी के शहर के रूप में मान्यता दी गई है। 12 का उत्तर डी। वर्तमान में व्हाट्सएप का स्वामित्व ये किस कंपनी के पास है? अब सोच रहे होगे ये क्वेश्चन कहां से आ गया। तो आपके सिलेबस में जो सोशल मीडिया टॉपिक है वहां से क्वेश्चन है बहुत अच्छा। व्हाट्सएप की बात करें मई 2009 में, कब भैया? मई 2009 में व्हाट्सएप की स्थापना जैन कूम, इनके नाम लिख लीजिएगा, और ब्रायन एक्टन के द्वारा की गई थी। जैन कूम और ब्रायन एक्टन के द्वारा व्हाट्सएप की स्थापना जैन कूम और ब्रायन एक्टन के द्वारा मई 2009 में की गई थी, जिससे बाद में फेसबुक, जिसका नाम बदलकर मेटा कर दिया गया है। तो वर्तमान में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सब किसके अंडर आती हैं? ये सब मेटा के अंदर आती है। 13 का उत्तर डी। पूछेगा व्हाट्सएप के संस्थापक कौन थे, तो क्या उत्तर आएगा? जैन कूम ब्रायन एक्टन। जैन कूम ब्रायन एक्टन। 13 का उत्तर डी। अरट्टाई ऐप किस कंपनी ने विकसित की है? अरट्टाई नामक व्हाट्सएप का विकल्प, ये साथी देसी व्हाट्सएप भी कह सकते हो, इससे आप क्या कह सकते हो? इससे आप देसी व्हाट्सएप भी कह सकते हो। अरट्टाई एप्लीकेशन ये किस कंपनी ने विकसित की है? इससे आप देसी व्हाट्सएप भी कह सकते हो। तो ये जो कंपनी है इसकी स्थापना 1996 में, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1996 में। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? चेन्नई, तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर है। चेन्नई, तमिलनाडु में इस कंपनी का हेडक्वार्टर है। जोहो कॉरपोरेशन के द्वारा, जोहो कॉरपोरेशन के द्वारा अरट्टाई ऐप जोहो कॉरपोरेशन के द्वारा विकसित की है 1996 में। इसका हेडक्वार्टर जोहो का कहां पर है? कहोगे सर चेन्नई। जोहो का हेडक्वार्टर कहां पर है? कहोगे सर चेन्नई। हाल ही में प्रकाशित हिस्ट्री डेट इंडिया इग्नोर्ड, इस किताब के लेखक कौन है? हाल ही में प्रकाशित पुस्तक हिस्ट्री डेट इंडिया इग्नोर्ड, इस किताब के लेखक कौन है? जैसे रामचंद्र गुहा की इंडिया आफ्टर गांधी, याद रखिएगा प्रेम प्रकाश नाम के एक लेखक हुए। इसके प्रेम प्रकाश। हिस्ट्री डेट इंडिया इग्नोर्ड ये किताब किसने लिखी है? प्रेम प्रकाश। न्यू इंडिया पुस्तक की लेखिका, हालांकि न्यू इंडिया ये कोई पुस्तक नहीं थी, न्यू इंडिया इनका समाचार पत्र था। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया ये इनके समाचार पत्र थे। लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन एक बार रेलवे में टीसीएस ने पूछा, तो इसलिए मैंने आपको भी दे दिया पुस्तक वाले ऑप्शन में। न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ इनके समाचार पत्र थे। 1917 में कलकत्ता में ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी। कांग्रेस की पहली फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट या कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष 1917 के कलकत्ता अधिवेशन, एनी बेसेंट, इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना मद्रास के अडियार में की थी। 16 का उत्तर सी। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? पेंसिलिन की खोज तो सन 1928 में, याद रखिएगा पेंसिलिन की खोज की गई। किससे? पेंसिलिन की खोज। तो ध्यान दीजिएगा, एक आप कह सकते हैं जिससे हम लोग फंगस बोलते हैं, फंगस बोलते हैं ना, इसको साथी फंगस कह दिया जाता है, किसको कवक कह दिया जाता है। तो एक कवक से इसकी खोज की गई है। उस कवक का नाम था नोटेटम, नोटेटम भी कह देते, वर्तमान में उसको रूबिन्स कह देते, या इसको साथी कायरी, कुछ करके जीनम और कुछ नाम हो जाता है। तो इस फंगस से एक तत्व निकाला गया और दुनिया के पहले एंटीबायोटिक, पेंसिलिन क्या थी? ये दुनिया की साथी पहली एंटीबायोटिक थी, बैक्टीरिया आदि को मारने की दवा, जिसकी खोज 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। और 1945 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को चिकित्सा का नोबेल प्राइज मिला है। चिकित्सा का नोबेल प्राइज 1945 में, चिकित्सा का नोबेल प्राइज। तो जब आप अनुसंधान खोज पढ़ोगे
तो आप ये सारी की सारी चीजें भी पढ़ोगे। एडवर्ड जेनर ने दुनिया का पहला टीका बनाया था। चेचक का दुनिया का पहला टीका 1796 में, जबकि लुई पास्चर ने यह साथी पोलियो का हैजा का टीका बनाया था। जोनास साक ने, इन्होंने पोलियो का नहीं, लुई पास्चर ने, याद रखिए क्या होता है कौन सी बेरी कुत्ते के काटने से, रेबीज का टीका, रेबीज का टीका। जबकि पोलियो का टीका किसने, जोनास साक ने पोलियो का टीका। 17 का उत्तर क्या जाता है, सी आपका बिल्कुल सही है। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया है? बैरोमीटर वायु दाब को मापता है। बैरोमीटर किसको मापता है? वायु दाब का मापन करता है। मेजरमेंट ऑफ एयर प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो वायुमंडलीय दाब है कहां पर कितना है उसको मापने का काम करता है। इसका आविष्कार इवेंजेलिस्टा टोरिसोली ने किया। इसका आविष्कार किसने किया था? इवेंजेलिस्टा टोरिसोली। इसका आविष्कार किसने किया है? कहोगे सर इवेंजेलिस्टा टोरिसोली के द्वारा। किस दिन को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस, देखिए 15 जनवरी ये भारतीय थल सेना दिवस हो जाता है। 15 जनवरी कौन सा है? भारतीय थल सेना दिवस। 8 अक्टूबर को भारत का वायु सेना दिवस, 8 अक्टूबर को भारत का वायु सेना दिवस। प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को, प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस। साइप्रस की राजधानी बताइए, जबकि इसकी मुद्रा हो जाती है यूरो। साइप्रस की राजधानी, इसकी मुद्रा क्या हो जाती है? यूरो। इसकी मुद्रा क्या हो जाती है? यूरो। तो निकोसिया यहां पर आपको दो ऑप्शन में मिलेगा। साइप्रस की राजधानी क्या है? निकोसिया, क्योंकि सेम टू सेम है तो ए और सी दोनों ही आपके उत्तर होंगे। साइप्रस एक द्वीपीय देश है, इसकी राजधानी क्या है? निकोसिया। पूछा है क्रोशिया देश की मुद्रा क्या है? जो क्रोशिया है इसकी मुद्रा क्या है? क्रोशिया यूरोपियन देश है। क्रोशिया कहां का देश है? यूरोपियन महाद्वीप में स्थित देश है। इसकी राजधानी हो जाती है जैग्रेब। इसकी राजधानी क्या हो जाती है? जैग्रेब। जबकि इसकी मुद्रा क्या जाती है? यूरो। भाई साइप्रस की राजधानी क्या हो जाती है? निकोसिया। साइप्रस की राजधानी क्या होती है? तो आप कहोगे सर साइप्रस की राजधानी हो जाती है निकोसिया। साइप्रस की राजधानी क्या हो जाती है? निकोसिया। यूरो क्या हो जाती है? मुद्रा। वहीं क्रोशिया की राजधानी क्या है? कहोगे सर क्रोशिया की राजधानी है जैग्रेब, और क्रोशिया की मुद्रा क्या आ जाती है? तो यूरो ही क्रोशिया की मुद्रा हो जाती है। 21 का उत्तर ए आपका बिल्कुल सही है। 21 का उत्तर ए आपका बिल्कुल सही है। पूछा है विश्व ओजोन दिवस ये कब मनाया जाता है? क्योंकि एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। कौन सी प्रोटोकॉल है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, या इसको मॉन्ट्रियल अंतरराष्ट्रीय संधि भी कह सकते हैं। ये 16 सितंबर 1987 को साइन हुई। ये कब साइन हुई? 16 सितंबर 1987। और ये लागू कब से हुई है? 1 जनवरी 1989 से लागू। 1 जनवरी 1989 से लागू। इसका काम क्या है? इसका काम है उन सब गैसों के उत्पादन को रोकना जो ओजोन का क्षरण करती हैं। इसी वजह से, क्योंकि 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुई थी, प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉब्सन यूनिट में ओजोन गैस या ओजोन परत की मोटाई को मापते हैं। और समताप मंडल में ये कहां पर पाई जाती है? समताप या स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। 32 से 50 किलोमीटर सबसे ज्यादा, इसलिए समताप मंडल को ओजोन मंडल भी कहते हैं। 22 का सी, सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। यश भारती पुरस्कार, यह साथी 1994 में स्थापना हुई। यश भारती पुरस्कार की स्थापना 1994 में। 2020 से इसकी जगह, 2020 से राज्य संस्कृति पुरस्कारों ने इसकी जगह ले ली है। इसकी जगह किसने ले ली है? कहोगे सर राज्य संस्कृति पुरस्कार। इसकी जगह किसने ले ली है? राज्य संस्कृति पुरस्कार 2020 से। तो 1994 से 2020 तक चलता था। इसमें 11 लाख रुपए का पुरस्कार था, 50,000 रुपए की पेंशन भी मिलती थी। यश भारती एक समय पर उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान हुआ करता था, जिसके जगह 2022 से किसने ले ली है? स्टेट कल्चरल अवार्ड्स ने। 2025 में भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए किसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? साल 2025 में इनमें से साथी पद्म भूषण की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पद्म भूषण की। तो इस बार 139 के करीब आप कहोगे। कितने साथी? 139 के करीब।
कितने कहोगे सर? 139 के करीब। टोटल क्या दिए गए? तो कहोगे सर 139 के करीब टोटल दिए गए पद्म पुरस्कार। तो ये लिख लीजिएगा, जो पद्म अवार्ड है, पद्म अवार्ड, इनकी जो स्थापना हुई थी वो 1954 में हुई थी। स्थापना कब हुई? 1954 में पद्म अवार्ड की स्थापना। इनका जो नाम बदला गया, इनका जो नाम बदला गया, ये 1955 में बदला गया। नाम कब बदला गया? 1955 में। ये 3 श्रेणी के होते हैं। कितने श्रेणी के? 3 श्रेणी के। सबसे सर्वोच्च होता है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण जो 2025 में 7 लोगों को दिया गया। फिर होता है पद्म भूषण जो 19 लोगों को दिया गया। और फिर होता है तीसरा पद्मश्री। पहले इसको साथी पद्म अवार्ड वर्ग 1, वर्ग द्वितीय, वर्ग तृतीय, ये नाम हुआ करता था। वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3। इनको 1955 में बदलकर पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। 2025 में कुल 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी, जिसमें पद्म विभूषण ये 7 थे, पद्म भूषण ये 19 थे, और बाकी जितने भी थे ये, अब कहोगे सर 123, ये बाकी बचे हुए क्या थे? क्योंकि 16 तो ये हो गए। 123 जो थे ये पद्मश्री थे। 123 क्या थे? पद्मश्री। और ये गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इनका अनाउंसमेंट होता है। पद्म भूषण से किसे? अजीत कुमार, जो तमिलनाडु के एक्टर हैं, तमिल फिल्मों के एक्टर अजीत कुमार को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पूछा है विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है? तो मैं 100 बार आपको बता चुका हूं इस क्वेश्चन को कि 1944 में ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के द्वारा इसका गठन हुआ। ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसका गठन हुआ है, गठन आईएमएफ के साथ। जबकि इसने जो कार्य आरंभ किया है, कार्य करना जो इसने शुरू किया है, वो 25 जून 1946 से किया है। कार्य आरंभ 25 जून 1946 से। इसका हेडक्वार्टर अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में। ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 5 संस्था आती हैं। कितनी आती हैं? वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 5 संस्था आती हैं। आईबीआरडी जो सबसे पुराना है, ये मीडियम कंट्रीज को लोन देता है जिनकी मीडियम इनकम होती है। आईडीए 1960, ये गरीब देशों को लोन देती है। फिर आ जाती है अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम। फिर आ जाता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट और मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। भारत आईसीएसआईडी को छोड़कर इन चारों का सदस्य है। इन चारों से मिलकर वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनता है। इसने कार्य कब से शुरू किया है? 25 जून 1946। पूछा है आप सभी से, तो ये जितने अंतरराष्ट्रीय संगठन है, इनका केवल ये नहीं कि कहां पर है हेडक्वार्टर, ये बने कब, कब से काम शुरू किया, कौन कौन से रिपोर्ट जारी करते हैं अंतरराष्ट्रीय, इनका वर्तमान अध्यक्ष कौन है, किसी भारतीय ने यहां पर सेवा दी हो, भारत ने कब उसको ज्वाइन किया। तो ये कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि थ्योरी के बिना आप एग्जाम नहीं निकाल सकते, चाहे आप 1 करोड़ एग्जाम दे लो। और ऐसा नहीं कि तुम्हारी बार बार एज रहेगी। अगर 41,424 अब भी साथी आपका मोटिवेशन नहीं बन रहा कि घर के पास आप नौकरी करोगे और केवल जीके, तो आप ये सोचो कौन सा एग्जाम, अब भी आप थ्योरी से भाग रहे हो, तो आपको एक बार उसका पछताना पड़ेगा। और दुनिया में सबसे बुरी जो फीलिंग है, जो मैं सोचता हूं, वो कौन सी फीलिंग है? कितनी बार मैंने बताया, जरा लिखो, पछतावा। कि जो हम कर सकते थे वो हमने नहीं किया, उस बात पर पछतावा। किस लिए नहीं किया? अपने मन से नहीं किया, बस, कोई बड़ी वजह भी नहीं थी। तो आपके लिए कोई आपको फर्क ही ना पड़े, आप आओ तो सही क्लासेस में। 7 दिन 10 दिन के अंदर आपके अंदर एक अलग सा चमक ना आए ज्ञान की, तो बताना कि हाँ जी मुझे नॉलेज आई है। तो सबके सब साथी जितने सीरियस तैयारी करना चाहते हैं एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर, आप होमगार्ड के अंतिम प्रयास में से जरूर जुड़ना। ये 1 तारीख से, रविवार इसका लास्ट है, सोमवार से क्लास शुरू है, जो सोमवार आ रहा है 1 दिसंबर से। तो क्योंकि फिर क्लास निकलती रहती है, फिर आप ज्वाइन करोगे तो कुछ ना कुछ आपका पीछे चला जाता है, फिर कवर नहीं कर पाते। इसमें प्रैक्टिस, स्टडी मटेरियल सब कुछ अपलोड है। कम से कम खुद कुछ से पढ़ लो, खुद से कुछ 1-1, 2-2 चैप्टर, जिससे कि जब आप 1 दिसंबर को लाइव क्लास लें तो आपको चीजें आने लगे। कुछ नीति आयोग का गठन कब हुआ था? नीति आयोग का गठन कब हुआ था? सबके सब उत्तर दीजिए। तो योजना आयोग करके एक संस्था हुआ करती थी 1950 से।
मार्च 1950 से एक संस्था हुआ करती थी जिसका नाम था योजना आयोग। इसका काम था 5 ईयर प्लान लागू करना, पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करना। 2014 में इस संस्था को भंग किया गया और 1 जनवरी 2015 से 1 जनवरी 2015 से याद रखिएगा, नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान ले लिया। 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग ने, चाहे योजना आयोग हो या वर्तमान का नीति आयोग, अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमंत्री जी होते। 26 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। फरवरी 2025 में किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया पहल की शुरुआत की है? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया पहल की शुरुआत निम्नलिखित में से किस देश ने? हरित क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में भारत के साथ एक प्रकार का ये पार्टनरशिप की है किसने? भारत और डेनमार्क ने। किसने भैया? भारत और डेनमार्क ने। तो जीटीआई पहल जो है, ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया, ये भारत और डेनमार्क की है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन होती है। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन इसकी राजधानी है, याद रखिएगा। 27 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। डेनमार्क को पवनों का देश कहते हैं। इसका पवनों का देश, कंट्री ऑफ विंड्स भी इसको कह देते हैं। 27 का उत्तर भी। ऑपरेशन अभ्यास का आयोजन यह किस मंत्रालय के द्वारा किया गया था? 7 मई 2025 को, 7 मई 2025 ऑपरेशन सिंदूर के समय, जब भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दे रही थी, तो पाकिस्तान को विपरीत हमला ना करे, भारत के शहरों में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर सबको ब्लैकआउट किया गया, वहां की लाइट को बंद कर दिया गया और किसी भी आपातकालीन स्थिति की तैयारी की समीक्षा के लिए गृह मंत्रालय के सहयोग से पूरे भारत में ऑपरेशन अभ्यास हुआ। ये ऑपरेशन सिंदूर के समय, तो गृह मंत्रालय। 28 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है, गृह मंत्रालय। पूछा है भारत और म्यांमार के बीच में ये कौन सी सीमा परियोजना अति महत्वपूर्ण है जो 2027 तक पूर्ण होगी? जो 2027 तक पूर्ण होगी। तो है क्या कि जैसे साथी म्यांमार का एक बंदरगाह है जिसका नाम है सिट्टेवे बंदरगाह, सिट्टेवे पोर्ट। तो सिट्टेवे पोर्ट से होते हुए कलादान नदी के माध्यम से, कलादान नदी के माध्यम से, फिर वहां से साथी रोड के द्वारा, और फिर इसको मिजोरम, जो अपना उत्तरी पूर्वी राज्य है मिजोरम। तो भारत क्या है कि अभी मिजोरम उत्तरी पूर्वी राज्यों तक जाने का केवल चिकन कॉरिडोर के तहत ही ये जमीन से रास्ता है जहां से गुजर के जा सकते हैं। भारत अपने उत्तरी पूर्वी क्षेत्र से जुड़ने के लिए म्यांमार के रास्ते एक और रास्ता डेवलप कर रहा है। इसी को याद रखिएगा, कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। 29 का उत्तर ए आपका बिल्कुल सही है। आतंकवाद को धन उपलब्ध कराने से रोकने के लिए कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन है? इनमें से कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो इस बात की निगरानी करता है कि भाई कोई देश ऐसा तो नहीं है कि जो आतंकवादियों को या गैरकानूनी गतिविधि जो होती है, ड्रग्स इत्यादि, इनके लिए फंडिंग उपलब्ध करा रहा है, इनके लिए या जो फंडिंग उपलब्ध कराने वालों को नहीं रोक रहा है। तो इसके लिए सन 1989 में पेरिस, फ्रांस की राजधानी में एक अंतरराष्ट्रीय संगठन का गठन किया गया जिसको FATF कहा जाता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसी की लिस्ट होती है जो भैया ग्रे लिस्ट होती है, या जो साथ ही इसकी ब्लैक लिस्ट इत्यादि होती है, ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट। तो FATF 1989 में, पेरिस फ्रांस। इसके कितने सदस्य देश हैं? 40 सदस्य देश हैं। भारत भी याद रखिएगा इसका एक सदस्य देश है। तो FATF का काम होता है ये आतंकवादी लोगों को फंडिंग उपलब्ध ना हो, इस बात की जिम्मेदारी। साइबर डोम परियोजना ये किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य से जुड़ी है? साइबर क्राइम की घटनाओं को रोकने के लिए, साइबर क्राइम को रोकने और हुई घटनाओं का सफल अनावरण करने के लिए सन 2015 में, साल 2015 में ये केरल पुलिस के द्वारा, कब भैया? साल 2015 में केरल पुलिस के द्वारा एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया जिसका नाम क्या है? साइबर डोम प्रोजेक्ट।
31 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। भारत में बाल अधिकार संरक्षण के लिए कौन सी संस्था काम करती है? तो याद रखिएगा, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम मानवाधिकार टॉपिक से क्वेश्चन है। ये 2005 में आया। कब आया? 2005 में। प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट, जिसको पीसीआरए भी कह देते हैं, याद रखिएगा 2005 में। इसके तहत एक राष्ट्रीय स्तर पर संस्था है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, एक राज्य स्तर पर संस्था है राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। जिसमें जो राष्ट्रीय स्तर की संस्था है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ये कब बना है? ये 2007 में बना, जबकि एक्ट कब आया है? 2005 में। तो एनसीपीसीआर ये आपका बिल्कुल सही है। एनसीडब्ल्यू ये महिला आयोग है, एनएचआरसी ये मानवाधिकार आयोग है। ये कैसा आयोग है? मानवाधिकार। जबकि यहां बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए एनसीपीसीआर संस्था है, 2007 में बनी। बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र उद्घोषणा पूछेगा कि बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र उद्घोषणा कब हुई? तो बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र का जो डिक्लेरेशन है, उद्घोषणा, ये 20 नवंबर 1959 को हुई है। कब हुई है भैया? 20 नवंबर 1959 को। प्रश्न संख्या 32 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 33, उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली इनमें से सबसे पहले ये साथी कहां पर शुरू की गई थी? उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली। तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 68 पुलिस जिले। उत्तर प्रदेश में कितने पुलिस जिले? 68। यहाँ के हेड एसपी अथवा एसएसपी लेवल के अधिकारी हैं। 7 पुलिस कमिश्नरेट है जहां पर कमिश्नरी व्यवस्था है, पुलिस कमिश्नरेट, जिनमें सबसे पहले 2020 में याद रखिएगा लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, और गौतम बुद्ध नगर का नोएडा, जिसको हम लोग बोल देते हैं, ये 2 कमिश्नरी की स्थापना हुई थी। किसकी? लखनऊ और नोएडा। लखनऊ और नोएडा के बाद में फिर इसमें जो व्यवस्था हुई वो याद रखिएगा आगरा, प्रयागराज और गाजियाबाद। आगरा, उसके बाद में 2 और, वाराणसी और कानपुर, फिर आगरा, प्रयागराज और गाजियाबाद। इसके बाद में सेकंड चरण में वाराणसी और याद रखिएगा साथी कानपुर, वाराणसी और कानपुर, और तीसरे चरण में गाजियाबाद, प्रयागराज, गाजियाबाद, प्रयागराज, और एक जगह और है जहां पर है। तो पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ, नोएडा, वाराणसी, कानपुर, गाजियाबाद, प्रयागराज और आगरा। तो कुल मिला के 7 जगह, कुल मिला के 7 जगह। जबकि जोन कितने हो गए सर? 8 जोन। और रेंज कितनी उत्तर प्रदेश में? 18 रेंज। तो ए आपका बिल्कुल सही है, लखनऊ और नोएडा। प्रश्न संख्या 34, ग्राम चौकीदार किसके प्रति उत्तरदायी होता है? उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के अनुसार, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के अनुसार जो गांव के चौकीदार होते हैं उन्हें कौन नियुक्त करता है? उनकी नियुक्ति भी यही करते हैं और वो जिम्मेदार भी इन्हीं के प्रति होते हैं। और याद रखिएगा महीना में 2 बार उनको थाने की हाजिरी लगानी होती है। जिला मजिस्ट्रेट डीएम के प्रति, किसके प्रति? जिला मजिस्ट्रेट अथवा डीएम के प्रति। राजस्व अधिकारी इनमें से कौन है? उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के द्वारा, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 धारा 4 के पॉइंट नंबर 17 में राजस्व अधिकारी की परिभाषा है। तो इनमें से राजस्व अधिकारी किसको माना गया है? देखिए कलेक्टर से लेकर, और जो राजस्व निरीक्षक होता है, लेखपाल नहीं होता इसमें, लेखपाल याद रखिएगा राजस्व अधिकारी नहीं है, लेखपाल राजस्व अधिकारी नहीं होता, राजस्व अधिकारी नहीं है। बाकी जितने भी राजस्व निरीक्षक जिसको कानून को कहते हैं, तहसीलदार, कलेक्टर, ये तीनों ही क्या माने गए? ये तीनों ही राजस्व अधिकारी माने गए। ये तीनों के तीनों ही क्या माने गए हो गए सर? राजस्व अधिकारी, जिसमें कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर, चीफ या मुख्य राजस्व अधिकारी जो एसडीएम होता है या सहायक कलेक्टर होता है,
जो बंदोबस्त अधिकारी होता है, सहायक बंदोबस्त अधिकारी होता है, रिकॉर्ड अधिकारी होता है, सहायक रिकॉर्ड अधिकारी होता है, तहसीलदार, तहसीलदार न्यायिक, नायब तहसीलदार, और याद रखिएगा रेवेन्यू इंस्पेक्टर जो होते हैं, इनको रेवेन्यू अधिकारी का दर्जा है। इनको क्या दर्जा है? रेवेन्यू अधिकारी। 35 का उत्तर डी। कृषि मजदूर के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? कृषि मजदूर की परिभाषा, यह भी उत्तर प्रदेश राज्य संहिता में किसे कृषि मजदूर माना गया है? उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 में किसे साथी कृषि मजदूर? इसलिए मैंने कहा कि तुम्हें लगता है कि ये पेपर का इतिहास ये सभी आएंगे, लेकिन असल में जो इस पेपर की जान है वो कौन है? इस पेपर की जान है स्पेशल जीके टॉपिक। तो यदि साथी आपको स्पेशल जीके टॉपिक कैसे तैयार करते हैं, स्पेशल जीके टॉपिक के किस प्रकार से क्लास होती है, तो मैंने आप सभी के लिए कल सुबह 8 बजे क्लास लगा रखी है अगले 4-5 दिन कि आपको कैसे पढ़ना है स्पेशल जीके टॉपिक को। आप जैसे कल मानवाधिकार की, किसी दिन आंतरिक सुरक्षा, आपको एक आइडिया लग जाएगा किस प्रकार से हमें पढ़ाई पढ़नी है। तो 30 तारीख इसकी लास्ट है अंतिम प्रयास से जुड़ने की। किसकी कक्षाएं कब से शुरू होंगी एक बार कमेंट में लिख के बता दो सबके सब। किसकी क्लासेस कब से शुरू होंगी? किसकी क्लासेस कब से शुरू होंगी? 1 दिसंबर से। और आप सभी के लिए कुछ और आप पढ़ाई में मजबूत हो पाए, ये जो 29 तारीख आ रही है शनिवार, तो रात के 9 बजे आपके लिए एक बढ़िया सा सरप्राइज भी है। आप सभी लोग जरूर जुड़िएगा। कृषि मजदूर, उसमें एकड़ का मतलब ही नहीं है, कोई भी व्यक्ति जिसकी आजीविका कृषि आधारित श्रम पर है, जो खेती बाड़ी में मजदूरी करता है, उसी को कृषि मजदूर कहा गया है। अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण बताइए, इनमें से कौन सा एक इनडायरेक्ट टैक्स है? तो इनकम टैक्स आप डायरेक्ट देते हैं, निगम कर डायरेक्ट देते हैं, संपत्ति कर, तीनों डायरेक्ट है। जो जीएसटी है याद रखिएगा ये अप्रत्यक्ष कर है। 2025 में किस निशानेबाज को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला? ये पिछले 4 वर्ष की उपलब्धि के लिए मिलता है। किसके लिए? पिछले 4 वर्ष की उपलब्धियों के लिए। ये पुरस्कार किसके लिए मिलता है? कहोगे सर पिछले 4 वर्ष की उपलब्धियों हेतु ये पुरस्कार मिलता है। इसमें 25 लाख है, सर्वोच्च पुरस्कार है। पहली बार 1991-92 में ये चेस या शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। विश्वनाथन आनंद। तो पिछले वर्ष 2024 में ये 4 लोगों को मिला। किसको मिला? 4 लोगों को। एक तो निशानेबाज मनु भाकर, प्रवीण कुमार पैरा एथलीट है, हाई जंप, हरमनप्रीत सिंह हॉकी खिलाड़ी है, कैप्टन है अपनी हॉकी टीम के, और चौथे डी गुकेश जिन्होंने शतरंज विश्व कप जीता था। तो 2025 में किन्हें? मनु भाकर, इन्होंने 2024 के पेरिस ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है? सर्वोच्च खेल सम्मान जिसमें 25 लाख रुपए की धनराशि। तो खेल पुरस्कार ये आपके टॉपिक हैं। इनमें जो प्रवीण कुमार हैं ये उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के, याद रखिएगा प्रवीण कुमार, पूछेगा 110%। भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद। अर्जुन पुरस्कार 1961, ये 15 लाख रुपए का पुरस्कार है। द्रोणाचार्य कोचिस को मिलता है। तो 39 का उत्तर सी। पूछा है ददरी मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? फेमस ददरी मेला ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में? कि राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा। ये दरिया से क्यों पूछ रहे ये नीर कहां तक जाएगा? रे खींच धनु की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहां तक जाएगा। रे सुल्तान कर दे चढ़ाई। बहुत शाबाश बच्चा। तो उत्तर प्रदेश के बलिया में प्रसिद्ध ददरी मेला लगता है। गोरखपुर में खिचड़ी मेला, गोरखपुर में प्रसिद्ध लखनऊ खिचड़ी मेला, गोरखपुर महोत्सव खिचड़ी मेला, ये गोरखपुर में। 40 का उत्तर ए आपका बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सा मेला उत्तर प्रदेश का नहीं है? इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का मेला नहीं है? तो जैसा तुम्हारा सिलेबस है हर एक टॉपिक से वैसे वैसे, जैसा बाइफरकेशन तुम्हारे पेपर में होगा वैसे ही 100 क्वेश्चन लेने की कोशिश करता हूं। तो 100 के 100 क्वेश्चन आप इसे रेगुलर किया कीजिए। अरे दुर्गेश तो रोज खाना ही खाता है या रोज भूख मिटाने के लिए घास खाने लगता है या कुछ और? तो मोटिवेशन एक लक्ष्य होता है, जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा प्रेरित करती है।
ये कोई पूछ नहीं है कि इधर से उधर हिलाए जाए। शांति से पढ़ ले, अभी मुझे गुस्सा मतलब पेट में नोक दे दूंगा। कौन सा मेला उत्तर प्रदेश में? बटेश्वर मेला आगरा में लगता है, कैलाश मेला बटेश्वर मेला। माघ मेला प्रयागराज में लगता है, माघ मेला जनवरी में। पुष्कर मेला राजस्थान में। नौचंदी मेला मेरठ में लगता है। तो कौन सा नहीं लगता? पुष्कर। पुष्कर कहां पे लगता है? कहोगे सर पुष्कर मेला। गुरु पूर्णिमा पर्व किस ऋषि को समर्पित है? पुष्कर मेला राजस्थान में। गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा, जो आषाढ़ का महीना होता है उसका जो फुल मून डे होता है, पूर्णिमा जिसको बोलते हैं, तो आषाढ़, आषाढ़ जिसके बाद में सावन आता है, उसके फुल मून मतलब पूर्णिमा, यहीं से माना जाता है कि भैया वर्षा ऋतु शुरू हो गई है 3 महीने की। तो आषाढ़ की पूर्णिमा को भगवान गुरु वेदव्यास जी को समर्पित है। इनका जन्म हुआ था पूर्णिमा के दिन। इसी दिन को भगवान वेदव्यास जी को समर्पित है। ये उत्तर प्रदेश की कला संस्कृति है। महर्षि पाराशर के पुत्र, तो गुरु पूर्णिमा पर्व व्यास ऋषि को समर्पित है। आषाढ़ के पूर्णिमा के दिन, आषाढ़ के पूर्णिमा के दिन। उत्तर प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर 2011 की जनगणना में सबसे कम है? सबसे कम साक्षर जिला उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में सबसे कम साक्षर जिला, उत्तर प्रदेश में सबसे कम साक्षर जिला, तो याद रखेगा श्रावस्ती। कौन सा भैया? श्रावस्ती। बच्चे के जन्म पर गाया जाने वाला सोहर गीत किस क्षेत्र से संबंधित है? सोहर गीत ये किस क्षेत्र से संबंधित है? सोहर। और ये जो बुक है ना, जो बुक निकाली है कोर्स में, क्या है कि एक्स्ट्रा जानकारी खूब एकदम 360 डिग्री क्लास में याद कराना, और नोट्स बनाने की टेंशन खत्म हो जाएगी, सामने रहेगा। हालांकि नोट्स बनाना तो अपने आप में बहुत अच्छा रहता है, उसका तो कोई तोड़ नहीं है। तो किताब फ्लिपकार्ट पर कैश ऑन डिलीवरी है। सोहर गीत याद रखिएगा, ये अवध क्षेत्र के होते हैं। अवध, सोहर गीत अवध क्षेत्र के। कजरी किस महीने में गाया जाने वाला एक मौसमी लोकगीत है? इसका संबंध पूर्वांचल से, और पूर्वांचल में भी खासकर मिर्जापुर से, पूर्वांचल में भी खासकर मिर्जापुर से। पंडित छन्नूलाल मिश्र, पंडित छन्नूलाल मिश्र, राजन साजन बंधु, शोभा गोटे करके एक नाम था, शोभा गोटे, ये कुछ महत्वपूर्ण कलाकार हैं जो याद रखिएगा कजरी गीतों के लिए जाने जाते हैं। ये अर्ध शास्त्रीय गीत है उत्तर प्रदेश की कला संस्कृति टॉपिक से। ये 100 क्वेश्चन का टेस्ट मिलना नहीं है, कहीं भी ढूंढ लेना। ओके सर, सावन के महीने में, क्योंकि ये वर्षा ऋतु के गीत हैं। ये किसके? वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु कब आती है? सावन के महीने में। तबला और सितार का आविष्कारक, इनका संबंध उत्तर प्रदेश के कहां से है? तबला और सितार, इनको खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि भी कहा जाता है अमीर खुसरो। वर्तमान में इनका जो गांव है वो कासगंज में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश के कासगंज में। अमीर खुसरो। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अनुसार उत्तर प्रदेश में कहां कुछ मात्रा में यूरेनियम पाया जाता है? यूरेनियम, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 92, और यूरेनियम उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन से। पिच ब्लेंड, जिसको येलो केक भी कह देते हैं, पिच ब्लेंड कह लो या जिसको येलो केक भी कहते हैं, पिच ब्लेंड अथवा येलो केक, ये यूरेनियम की अयस्क होती है। तो ललितपुर और कुछ मात्रा में सोनभद्र, ललितपुर और कुछ मात्रा में सोनभद्र, यहां पर याद रखेगा उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। यहां पर कुछ मात्रा में, अच्छे से याद रखेगा, उत्तर प्रदेश में बच्चे यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। यहां पर कुछ मात्रा में कहोगे सर यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। यहां पर कुछ मात्रा में यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। 43 का भी कहोगे। उत्तर प्रदेश में हीरा, यह किस जिले में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में हीरा, यह किस जिले में? तो उत्तर प्रदेश की खनिज किताब आती है उत्तर प्रदेश सरकारी की, वहां से खनिज को पढ़ेंगे, एक एक जिले के सारे खनिज। उत्तर प्रदेश जी के मिथुन सर बहुत ही शानदार पढ़ाने वाले टीचर। हीरा याद रखिएगा, हीरा ये मिर्जापुर के भी क्षेत्र में पाया जाता है और बांदा के क्षेत्र में भी।
तो ए और बी ये इसका याद रखेगा बिल्कुल सही हो जाता है। ए और बी ये इसका बिल्कुल सही हो जाता है। पूछा है आंवले का उत्पादन उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक होता है? आंवले का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश के किस जिले में? तो ध्यान दीजिएगा, प्रतापगढ़ में। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में आंवला सर्वाधिक। उत्तर प्रदेश के किस जिले का नाम बदलकर कल्याण सिंह नगर रखा गया है? किस जिले का नाम बदलकर? अभी याद रखिएगा, ये नया जिला बनेगा क्षेत्रवा, जिसका प्रस्ताव रखा है, अभी बना नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। ये बुलंदशहर अलीगढ़ में से कुछ क्षेत्रों को हटाकर एक नया जिला बनाया जाएगा, जो कि अभी बना नहीं है। उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति महिला सुरक्षा सशक्तिकरण के लिए, महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति ये कब शुरू हुआ है? महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए ये मिशन शक्ति कब? अभी 20 सितंबर 2025 से 20 सितंबर 2025 से इसका 5.0 मतलब 5वां चरण शुरू हुआ है। इसका 5वां, पहला सबसे 17 अक्टूबर 2020 में, 17 अक्टूबर 2020। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का गठन ये किस वर्ष हुआ था? राष्ट्रीय आपदा मोचन बल 19 जनवरी 2006 को, 19 जनवरी 2006 को एनडीआरएफ का गठन हुआ, जो प्राकृतिक आपदा हो जाए या कोई बिल्डिंग गिर जाए, आग लग जाए, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, सहायता के लिए भेजी जाती है। ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत है। किसके तहत? केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है। तो 19 जनवरी साल 2006 को एनडीआरएफ का गठन हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को, देखिए, गंगा जी को पद्मा के नाम से, गंगा जी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से, जबकि ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से। गंगा जी को पद्मा के नाम से, ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से। भारत की कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड नस्ल से संबंधित मानी जाती है? प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड से संबंधित मानी जाती है। प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड से संबंधित जाति इनमें से कौन सी मानी जाती है? तो याद रखिएगा, संथाल। संथाल। तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना ये किन दो राज्यों के बीच में? तुंगभद्रा नदी ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तुंगभद्रा याद रखिएगा, कृष्णा नदी की सहायक नदी। तुंगभद्रा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। जो कृष्णा नदी है उसकी सहायक नदी कौन सी है? तुंगभद्रा। तो ये कर्नाटक और किस राज्य में? तो सोचिए, तुंगभद्रा कर्नाटक और कौन सा राज्य टच कर सकता है? तुंगभद्रा नदी में कर्नाटक और कौन सा राज्य इनमें टच कर सकता है? तो अच्छे से याद रखिएगा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश पूछा है। अंतिम प्रयास की लास्ट याद रखिएगा, 1 दिसंबर से क्लास शुरू है। अगर आप अभी जुड़ जाएंगे तो आप कुछ सेल्फ स्टडी कर पाएंगे, अन्यथा आपको फिर सीधे क्लास में आना पड़ेगा। और अगर कुछ चैप्टर आप स्वयं से पढ़ लेंगे तो आपको बहुत बढ़िया, मतलब जबरदस्त जिसको कहते हैं, फर्स्ट दिन से ही वो कॉन्फिडेंस आना लगेगा। ओके, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। अभी 2021 में लोकसभा या राज्यसभा में नितिन गडकरी जी ने एक जवाब दिया था। लोकसभा में क्वेश्चन का रिप्लाई, लोकसभा में क्वेश्चन का रिप्लाई, उसमें इन्होंने NH-27 को सबसे लंबा बताया, 4113 किलोमीटर। और ज्यादातर जगह आप पाओगे कि NH-44 जो है ये भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे, जो श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक जाता है। इन्होंने क्या कहा कि NH-27 जिसको ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भी कहते हैं, जिसको पूर्वी पश्चिमी गलियारा भी कह देते हैं, पूर्वी पश्चिमी गलियारा, ये सबसे लंबा है। अब चाहे तो लोकसभा की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। NH-27 को सबसे लंबा माना है। नितिन गडकरी ने कहां पर? लोकसभा की रिप्लाई में। हरित क्रांति का पिता, अगर पूछता भारत में हरित क्रांति का पिता, भारत में हरित क्रांति का पिता, यदि क्वेश्चन होता कि भारत में हरित क्रांति का पिता किसको कहा जाता है, तो भारत में हरित क्रांति के पिता पूछते तो MS स्वामीनाथन। लेकिन केवल हरित क्रांति का पिता पूछा है, तो जो नॉर्मन बोरलो हैं इनको पूरे विश्व में हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत का संबंध किससे है? इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए,
अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले जुलाई 2015 में योजना लॉन्च की गई, फिर 2021 से इसका सेकंड वर्जन, 2021 से इसका सेकंड वर्जन, 25 जून 2015 में ये 500 शहरों में, और फिर 1 अक्टूबर 2021 से इसका सेकंड। तो ये शहरों में सीवर इत्यादि विकसित करने के मकसद से अमृत 1.0 ये 25 जून 2015 को लॉन्च की गई थी। कितने शहरों में? हो गए सर 500 सिटीज में। और अमृत योजना 2.0 जो है, इसको याद रखिएगा, 1 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया, 1 अक्टूबर 2021 को, 5 साल के लिए। तो अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन ये शहरों में बुनियादी ढांचे का विकास, सड़कें हो गई, सीवर लाइन हो गई, ये सब। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस या हरित गृह गैस, ये वो गैस होती है जो हरित गृह गैस, ये ऐसी गैसें जिनको जो ट्रैप हो जाती है, आप ये कह सकते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल में गैस पाई जाती है और ये हीट को, ऊष्मा को ट्रैप कर लेती है, हीट को अवशोषित कर लेती है। हीट या ऊष्मा का अवशोषण, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। जिससे क्या होता है? तो कहोगे सर पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इससे होता क्या है? कहोगे सर पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा। तो ग्रीन हाउस गैसों में सबसे खतरनाक कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी मात्रा सबसे ज्यादा है। मीथेन कम मात्रा में लेकिन खतरनाक बहुत है। नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये सारी की सारी। लेकिन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि जो होती हैं, ये हरित गृह गैस नहीं होती। 59 का सी। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये किस वर्ष आया? पर्यावरण को बचाए रखने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 19 नवंबर 1986 को, ये कब साथी? 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ। इसने 1972 के स्टॉकहोम उद्घोषणा के 26 पॉइंट को लागू करने के लिए, और 1984 में, दिसंबर 1984 में भोपाल गैस त्रासदी के बाद में, भोपाल गैस त्रासदी के बाद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। पूछा व्यापार संतुलन क्या है? व्यापार संतुलन, जैसे मान लेता हूं कोई देश है, ए और बी, दो देश है, इनके बीच में इसने 100 रुपए का सामान बी को बेचा, इसने 100 रुपए का सामान ए को बेच दिया, तो दोनों का व्यापार बराबर रहा। इसको बोलते हैं ट्रेड बैलेंस। अब मान लो ए तो 50 रुपए का सामान बेच रहा है और बी इसको 100 का, तो ए के फेवर में -50 नेगेटिव ट्रेड है, या ट्रेड डेफिसिट कह सकते हैं, व्यापार घाटा। किसी देश के आयात और निर्यात का अंतर, किसी देश के आयात और निर्यात का अंतर। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि वाणिज्य का हिस्सा नहीं है? वाणिज्य और व्यापार आपके टॉपिक में है या नहीं है? लास्ट के 100 क्वेश्चन तक करके जाना। मेहनत तो सभी करते हैं लेकिन लास्ट तक कोई नहीं करता, और यही कमी रहती है, यही कमी रहती है। 1 तारीख से शुरू होगी बच्चा, 1 तारीख से सबके सब जुड़ जाइए। इसमें तुम्हारा कुछ भी नुकसान नहीं है, इतना बढ़िया कंटेंट जो अपलोड कराया है, आनंद आनंद। और ये भटकना रुक जाएगा, क्वेश्चन भटकना जिसको कहते हैं। जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी, जो जॉब नहीं कर रहे उनके लिए भी, बहुत बढ़िया से क्रम से वाणिज्य, परिवहन, बैंकिंग, बीमा, ये तीनों गतिविधि, भंडारण, बैंकिंग, बीमा, मार्केटिंग, ये सब याद रखिएगा जो कॉमर्स उसका हिस्सा होती है, वाणिज्य का। लेकिन उत्पादन जो है ये याद रखिएगा द्वितीय क्षेत्र की एक्टिविटी है, ये द्वितीय कह लो या माध्यमिक क्षेत्र की एक्टिविटी है। प्रोडक्शन जो है ये साथी कॉमर्स का हिस्सा नहीं है। किसी चीज को बनाना, उसको बेचना, उसको पहुंचाना, उसका बीमा, मार्केटिंग, उसका एडवर्टाइजमेंट, ये सारी की सारी चीजें आती हैं। पूछा भारतीय संविधान के अनुसार अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य ये किस सूची का विषय है? यदि राज्य के अंदर व्यापार की बात करें, राज्य के अंदर वाणिज्य और व्यापार, तो ये राज्य सूची का विषय है। ये किसका विषय है? राज्य सूची का। लेकिन अगर 2 राज्यों के बीच में वाणिज्य व्यापार है, 2 राज्यों के बीच में वाणिज्य व्यापार, तो याद रखिएगा ये
संघ सूची का विषय, किसका विषय? संघ सूची का, क्योंकि यहां पर 2 राज्य आ गए। 63 का उत्तर भी। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करता है? गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? भारत में गेहूं के उत्पादन में पहला स्थान किस राज्य का है? भारत में गेहूं के उत्पादन में पहला स्थान किसका है? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करता है। माही सुगंधा ये किस फसल की एक प्रमुख किस्म है? माही सुगंधा ये किस फसल की एक प्रमुख किस्म है? तो याद रखिएगा, बासमती चावल की, बासमती चावल। प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर, इसे किस नाम से जाना जाता है? ये उड़ीसा के पुरी शहर में स्थित है। 10 रुपए के नोट पर, उड़ीसा के पुरी शहर में किस रुपए के नोट पर? 10 के नोट पर कोणार्क सन टेम्पल का, इसको पूर्वी गंग वंश के राजा, पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। किसने भैया? नरसिंह देव प्रथम के द्वारा। इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया? पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा। ब्लैक पगोड़ा इसका दूसरा नाम है। प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा ये किस राज्य से संबंधित है? प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा ये किस राज्य से संबंधित है? याद रखिएगा, केरल से संबंधित है। लुसोंग किस राज्य का नववर्ष त्योहार है? लुसोंग, याद रखिएगा, सागा दावा, सागा दावा उत्सव भी इसी राज्य से संबंधित है। लुसोंग नामसुंग ये किस राज्य के? तो ये सिक्किम से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये सिक्किम से संबंधित है। लुसोंग किस राज्य का है? कहोगे सर सिक्किम का। लुसोंग किस राज्य का है? ये सिक्किम का हो जाता है। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना, राष्ट्रीय आय को निकालने के 3 तरीके हैं। एक उत्पादन का तरीका, एक होता है साथी आय का तरीका, एक होता है व्यय अथवा खर्च का तरीका। 3 तरीके से जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, भारत की सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है। इनमें से कौन सा आर्थिक विकास का सबसे अच्छा संकेतक है? आर्थिक विकास का सबसे अच्छा संकेतक, किसी देश में कितना आर्थिक विकास है, तो सबसे बढ़िया कौन सी चीज को देखना चाहिए? सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, महंगाई दर, विदेशी मुद्रा भंडार। उस देश की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, उस देश की पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय कितनी है? प्रति व्यक्ति आय कितनी है? संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? संसद के, लोकसभा राज्यसभा के जो 2 सत्र होते हैं, इन 2 सत्रों के बीच में अधिकतम 6 माह का, इसलिए कहते हैं वर्ष में कम से कम कितने सत्र होने चाहिए? 2। तो याद रखिएगा 6 महीने का अंतराल। 71 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। भारत में मतदान का अधिकार कैसा अधिकार है? अनुच्छेद 326 के तहत, अनुच्छेद 326 के तहत यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, सार्वभौमिक मताधिकार। 61वें संविधान संशोधन 1988 जो कि 1989 से लागू हुआ, मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। एक साथ ही कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? इसी के समय पर भारत में पहली यात्री ट्रेन का संचालन हुआ था। भारत में पहली यात्री ट्रेन 16 अप्रैल 1853 इसी के वायसराय रहते हुए चली थी। इसी ने पीडब्ल्यूडी विभाग की स्थापना की है। इसी ने भारत में डाक विभाग की स्थापना की है। तो याद रखिएगा डलहौजी, डलहौजी। पूछा है संविधान में संसदीय शासन प्रणाली ये किस देश से प्रेरित है? संसदीय शासन प्रणाली ये किस देश से प्रेरित है? संसदीय शासन प्रणाली ये किस देश से प्रेरित है? तो कनाडा से हमने संघीय व्यवस्था ली है, संयुक्त राज्य अमेरिका से फंडामेंटल राइट, स्वतंत्र न्यायपालिका, महाभियोग इत्यादि, आयरलैंड से डीपीएसपी, ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता और संसदीय शासन। किस संस्थान ने 2021-22 के लिए अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण, अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण जारी किया है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तियों के आय कितनी है, खर्च कितना है, इस सब को लेकर आंकड़े बताए गए। तो याद रखेगा नाबार्ड, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को पी शिवारामन कमेटी की सिफारिश पर, इसकी सिफारिश पर
पी शिवारामन कमेटी की सिफारिश पर। मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। पूछा है आप सभी से, पूछा है साथी आप सभी से, विद्युत बल्ब का फिलामेंट ये किस धातु का बना होता है? जो बल्ब की गूंज होती है, जो बल्ब की गूंज होती है। एक और चीज बहुत अच्छे से याद रखिएगा, विद्युत बल्ब का फिलामेंट ये किस धातु का बना है? विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन अथवा आर्गन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन अथवा आर्गन गैस भरी जाती है। तो कहोगे सर टंगस्टन का बना होता है। किस स्थल से मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ था? भारत में प्राचीन काल में कि मानव के साथ साथ कुत्ता दफनाने के जो एक प्रकार के कह सकते हो साक्ष्य वो कहां से मिले? तो ये बुरझोम जगह है जम्मू कश्मीर में, वहां से। प्रश्न संख्या 78, बैकाल झील किस प्रकार की झील है? ऐसी ही भारत में वुलर झील है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी नैनीताल की भीमताल झील भी ऐसी है। नैनीताल की भीमताल झील जो है उत्तराखंड, वो भी साथ ही इसी प्रकार की है। बैकाल झील जिस प्रकार की है, तो देखिए एक होती है क्रेटर झील। क्रेटर झील होती है जैसे ऊपर से जो कोई उल्का पिंड गिरा, उसके गिरने से जो गड्ढा हुआ है। ये जैसे महाराष्ट्र के बुल्ढाना में पाई जाती है, महाराष्ट्र में इस प्रकार की झील हो जाती है। जो ये बैकाल झील है, वुलर झील है, ये विवर्तनिक झीलें होती है, टेक्टोनिक, जो पृथ्वी की टेक्टोनिक गतिविधि के कारण बनी होती है। 78 का भी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान है? उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 66। भगवान गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था? इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इसी में याद रखिएगा जिस स्थान पर यह पहला उपदेश दिया गया था, यहीं पर चौखंडी और धमेक स्तूप स्थित है। चौखंडी और धमेक स्तूप जो है वो इसी स्थान पर स्थित है। ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट सारनाथ में। 80 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। 80 का उत्तर क्या जाता है? सी। दक्षिण भारत प्राकृतिक खेती शिखर सम्मेलन, दक्षिण भारत, 20 क्वेश्चन और बचे। दक्षिण भारत प्राकृतिक खेती शिखर सम्मेलन ये कोयम्बटूर तमिलनाडु में हुआ है। कोयम्बटूर जिसको दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कोयम्बटूर को क्या कहा जाता है? कहोगे सर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। दक्षिण भारत का, यहीं पर गन्ना प्रजनन संस्थान भी है। यहीं पर कौन सा संस्थान है? गन्ना प्रजनन संस्थान भी यहीं पर है। 81 का उत्तर सी। 2025 में आयोजित 74वें मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? 2024 आयोजन स्थल थाईलैंड में यह प्रतियोगिता आयोजन हुई है। थाईलैंड में यह प्रतियोगिता आयोजित हुई है और मेक्सिको की फातिमा बोश, मेक्सिको की फातिमा बोश ने यह 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2025 जीती है। 82 का उत्तर भी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये पंक्तियां साथी किसके द्वारा, हालांकि कहते हैं कि इन पंक्तियों के लेखक कोई और थे, रामप्रसाद बिस्मिल जी ने इनको प्रसिद्ध किया है। तो यहां पर याद रखिएगा रामप्रसाद बिस्मिल जी, काकोरी ट्रेन एक्शन की वजह से गोरखपुर में फांसी दी गई। 83 का उत्तर भी पूछा है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी फीमर जो होती भैया, ये सबसे लंबी हड्डी होती है। जांग की हड्डी भी इसको कहते हैं। अगर सबसे लंबी हड्डी कहा जाए तो फीमर, जबकि स्टेपीज जो होती है ये सबसे छोटी कान में होती है। आदित्य L1 ये किस प्रकार का मिशन है? 2023 में ये सूर्य को या सूर्य से जो निकलने वाली किरणें उन पर प्रयोग करने के लिए मिशन लॉन्च किया गया, जिसको PSLV XL-C57 रॉकेट से दागा गया। इससे PSLV C57 रॉकेट से। ये एक सोलर ऑब्जर्वेटरी है, सौर वेधशाला। उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयोग का गठन अनुच्छेद 243 के, यदि आप अनुच्छेद 243 के देखोगे
तो जो ये स्थानीय स्वशासन, जिसको हम लोग ग्राम पंचायत, नगर पालिका इत्यादि कहते हैं, ग्राम पंचायत हो गया, नगर पालिका इत्यादि के जो चुनाव कराता है, उसे नगर पालिका, ग्राम पंचायत आदि के चुनावों के लिए अनुच्छेद 243 के ग्राम पंचायत का चुनाव आदि कराने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयोग का गठन हुआ है। यह पहली बार कब गठन हुआ? 23 अप्रैल 1994 को। कब भैया? 23 अप्रैल 1994। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के लागू होने के बाद 23 अप्रैल 1994। इनमें से किसे पिंक कॉलर जॉब कहा जाता है? पिंक कॉलर जॉब। देखिए, ब्लू कॉलर जॉब होती है, ब्लू कॉलर जॉब अर्थव्यवस्था का अच्छा क्वेश्चन है। जो ये साथी एक प्रकार से हाथ का काम करने वाले होते हैं, फैक्ट्रियों में मैकेनिक इत्यादि जितने होते हैं, मैकेनिक या फैक्ट्री वर्कर इत्यादि जो होते हैं, फैक्ट्री वर्कर, इन सबको क्या कहा जाता है? ब्लू कॉलर जॉब्स। एक होती है व्हाइट कॉलर जॉब्स, जो मैनेजर इत्यादि क्लर्क लेवल की जॉब होती है, मैनेजर लेवल की, मैनेजर या क्लर्क लेवल की, इनको व्हाइट कॉलर जॉब्स कह देते हैं। जो महिलाओं से जुड़ी, चाहे महिला टीचिंग हो, हॉस्पिटल में हो, इन सबको याद रखिएगा, नर्स इत्यादि, इन्हें पिंक कॉलर जॉब्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिंक कॉलर जॉब। शुभांशु शुक्ला किस भारतीय संस्थान के अंतरिक्ष यात्री हैं? तो याद रखिएगा, ये दूसरे भारतीय हैं जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की है, इसरो के। इसरो के। पूछा है बहमनी साम्राज्य का संस्थापक 1347 ईस्वी में, 1336 ईस्वी में, याद रखना, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, और इसके लगभग 11 साल बाद मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर ही बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई है। इसकी स्थापना हुई है बहमनी साम्राज्य 1347 में, जिसकी पहली जो राजधानी थी वो गुलबर्ग, और उसके बाद में बीदर। गुलबर्ग और उसके बाद में क्या गई? बीदर। अलाउद्दीन बहमन शाह, किसको याद रखेगा? अलाउद्दीन बहमन शाह भी इसको कह देते हैं, और इसे हसन गंगू भी कह देते हैं। अलाउद्दीन बहमन शाह, किसको? अलाउद्दीन बहमन शाह, जिसको हसन गंगू भी कह देते हैं। अलाउद्दीन बहमन शाह। उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? हो गए सर मोहम्मद बिन तुगलक। पूछे किस महासागर में लेब्राडोर धारा बहती है? तो लेब्राडोर जो है ये कोल्ड करंट है। कैसा है? कोल्ड, ठंडी धारा है। लेब्राडोर करंट जो है ये कौन से महासागर में बहती है? तो ये कनाडा के आसपास, ये कनाडा के आसपास बहती है। अब सोचो, कनाडा है तो वहां पर कौन सा सागर होगा? ये थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर हम लोग कनाडा की बात कर रहे हैं तो कनाडा में आपको कौन सा सागर मिलेगा? कनाडा में साथी आपको कौन सा सागर मिलेगा? तो आप कहोगे सर अटलांटिक महासागर। कनाडा, यूएसए जितना इलाका होता है, अटलांटिक महासागर। उत्तर प्रदेश के कुल बजट 2025-26 में शिक्षा को कितना प्रतिशत आवंटित किया गया? शिक्षा को कितना प्रतिशत आवंटित किया गया? सबसे ज्यादा अवसंरचना को दिया गया। अवसंरचना के लिए 22%, और जो दूसरा आवंटन था उस शिक्षा के लिए बजट में 13%, ये शिक्षा के लिए आवंटन किया गया। बजट में 13%। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग? टाइफाइड, हैजा, टीबी, ये तीनों जीवाणु के कारण होते हैं। टाइफाइड, हैजा और टीबी। जबकि पोलियो बीमारी ये वायरस के कारण होती है। साइमन कमीशन भारत में कब आया? पहली बार कब आया? तो याद रखिएगा, साइमन कमीशन का जो गठन था 1927 में हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1919 की जांच करने के लिए ये पहली बार भैया मार्च 1900 फरवरी 1928 में आया। फिर ये दूसरी बार वापस चला गया आके, फिर दूसरी बार आया। अब की बार ये थोड़ा लेट आया, 1928 से 1929 तक रहा। और इसी साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर 3 गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किए गए थे भारत का भविष्य तय करने के लिए। 1928 आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अशोक मेहता समिति का संबंध 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। इसका संबंध किससे था? इसने 2 स्तर के पंचायती राज का सुझाव दिया था। इन्होंने 2 स्तर के पंचायती राज का सुझाव, इन्होंने जो बीच वाला स्तर था उसको हटा दिया था, 2 स्तर का पंचायती राज। तो पंचायती राज व्यवस्था पर
1977 में अशोक मेहता समिति एक महत्वपूर्ण समिति है। वेद समाज की स्थापना सन 1884 में केशव चंद्र सेन तथा श्री धालू नायडू के द्वारा याद रखिएगा मद्रास में वेद समाज की स्थापना की गई है। तो वेद समाज के संस्थापक कौन है? श्री धालू नायडू करके ये वेद समाज के संस्थापक हो जाते हैं, श्री धरालू नायडू करके और केशव चंद्र सेन। और इन्होंने स्थापना कब की है? 1864। याद रखिएगा कब की गई है भैया? 1864। वेद समाज की स्थापना मद्रास में। पूछोगे कौन सा एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, इनमें से कौन सा एक ऐसा बल है जो तभी लगता है जब चीजें संपर्क में आती हैं? बाकी तीनों संपर्क में आए बिना भी लगता है। बाकी जो तीनों बल हैं इनमें संपर्क में आए बिना, जैसे गुरुत्वाकर्षण, दूर दूर जैसे सूरज पृथ्वी पर कितनी दूर है फिर भी गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, इसी प्रकार विद्युत फोर्स, इसी प्रकार चुंबकीय बल। लेकिन जो घर्षण बल होता है वो तभी जब एक बॉडी दूसरे के ऊपर रगड़ती है। 96 का उत्तर सी। पूछा है TIA पोर्टल को किस केंद्रीय मंत्रालय ने? TIA ट्रेड इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स, ट्रेड इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स पोर्टल, ट्रेड इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स पोर्टल ये किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो व्यापार और वाणिज्य के बारे में सूचना सही से मिले इसके लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यह TIA पोर्टल लॉन्च किया है। पूछा 98 रिकेट्स किस विटामिन की कमी से? जो रिकेट्स बीमारी है बच्चा ये किस विटामिन की कमी से? तो याद रखिएगा विटामिन डी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन B1 थायमीन की कमी से ये बेरी रोग हो जाता है, बेरी, जबकि विटामिन ए की कमी से रतौंधी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, देखिए सबसे कम सिक्किम की जनसंख्या थी, सबसे कम सिक्किम की। पूछा दूसरा सबसे कम, सिक्किम से ज्यादा दूसरा सबसे कम तो मिजोरम याद रखिएगा दूसरा सबसे कम जनसंख्या। वेबर किसका मात्रक है? वेबर। अगर चुंबकीय क्षेत्र घनत्व की बात करें तो याद रखिएगा टेस्ला। जबकि जो चुंबकीय फ्लक्स जिसको कह देते हैं वेबर चुंबकीय फ्लक्स। एम्पियर किसकी मात्रक है? एम्पियर याद रखिएगा विद्युत धारा। इस प्रकार अब आप 37 स्कोर बताइए ईमानदारी से, सबके सब जिसने पूरी क्लास ली है, जिसने अधूरी क्लास ली है वो भाड़ में जाओ, उसका कुछ नहीं होना, बिल्कुल एकदम पाताल नरक, घोर नरक में। जिसने पूरी क्लास ली है 100 के 100 क्वेश्चन ईमानदारी से बताइए स्कोर कितना है। और ये क्लास कितने बजे होती है? रोज रात 9 बजे। तो सबके सब एक छोटा सा काम कर लो मेरे लिए कि आप सबके सब इस क्लास के लिंक को अपने व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कर जाना बच्चा। और एक और अहम चीज कि यहां पर जो ये लिंक लगा हुआ है, लिंक दिख रहा है आपको यहां पर साथ ही लिंक लगा हुआ है, इसको सबके सब लाइक करके जरूर जाना। 29 तारीख को आप सभी के लिए बहुत बड़ा गिव अवे है, तो आप सबके सब तुरंत एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर ये साथी किताब तो फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करना, जितना ऑर्डर करोगे उतनी लेट आएगी, लेकिन अभी ऑर्डर कर दोगे तो अगले 7-8 दिनों में सबके पास पहुंच जाएगी। दूसरी बात, साथी अंतिम प्रयास बैच से एक दिन की भी देरी मत कीजिए, क्योंकि आपको कुछ सेल्फ पढ़ना होगा, आपको कुछ चैप्टर अगर खुद से तैयार करके आओगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो हाईएस्ट लेवल पर होगा। क्लास कैसी लगी सबके सब कमेंट करके जरूर बताना। बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, और साथ ही जितने भी अंतिम प्रयास इत्यादि से नहीं जुड़े आज और अभी जुड़ जाइए, ठीक है? थैंक यू। और हाँ, सुबह 7 बजे करंट अफेयर है और सुबह 8 बजे अच्छे से याद रखिएगा। ये बहुत बढ़िया सी मैंने एक अलार्म लगा लो अपनी, उसमें घड़ी में लगा लो या कहीं भी अलार्म लगा लो। ये एक मानवाधिकार की क्लास लेके आ रहा हूं मैं कल सुबह आप लोगों के लिए बहुत अच्छी। 7 बजे तो स्टैटिक जीके और करंट की क्लास होती है, सुन लीजिए। 7 बजे स्टैटिक जीके और करंट, और 8 बजे कौन सी क्लास लेकर आ रहा हूं? टारगेट 90+ कैसे करोगे, क्योंकि इससे नीचे हाथों में ऐसे जैसे तोते उड़ जाते ना वैसा। तो अधिक से अभी पढ़ने का समय, अधिक से अधिक पढ़ लेना जितनी भी मेहनत कर सको। बाकी आप सभी को
क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। बहुत सारी शुभकामनाएं। तुरंत एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर अंतिम प्रयास से जुड़ जाइए। जय हिंद।